ओके सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि रेस कंडीशन क्या होती है और जो रेस कंडीशन है उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रेस कंडीशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और सबसे लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्या है वो कि रेस कंडीशन के टाइप्स, यानी कि जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है, प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम है, ये जो पॉपुलर प्रॉब्लम्स है इनके बारे में बात करेंगे कि ये क्या होती है। हम रेस कंडीशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और इन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे अक्कर होती है और ये क्या होती है। तो अगर हम सबसे पहले आगे बढ़े और बात करें अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या है। सबसे पहला ही पॉइंट कह रहा है कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज अ फंडामेंटल टॉपिक इन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसेस है, हम उनको कुछ मोड्स में ट्राई करते हैं एग्जीक्यूट करने की, यानी कि जो वो प्रोसेसेस है उनको हम सिंक्रोनाइज्ड वे में। अब आप बोलोगे सिंक्रोनाइज्ड होता क्या है, अगर आप सिंपल एग्जांपल तौर पे समझो तो आप कोई भी मूवी देखते हो, तो अगर आप मूवी का डायलॉग आगे चल रहा है और उसका सबटाइटल पीछे चल रहा है तो आपको उस मूवी को देखने में मजा नहीं आएगा। तो वही है कि सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे। तो हम यहाँ पे प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने की ट्राई करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि मल्टीपल प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट इन टू मोड्स। जो टू मोड्स है वो कौन कौन से है, एक तो सीरियल मोड और पैरेलल मोड। सीरियल मोड में क्या होता है, सीरियल मोड में ये होता है कि भाई साहब जो प्रोसेस है एग्जीक्यूट होते हैं वन बाय वन। हमने अब पिछले सारे वीडियोज में भी देखा, जो प्रोसेस थे वो वन बाय वन एग्जीक्यूट होते हैं। वन प्रोसेस मस्ट टर्मिनेट बिफोर अनदर स्टार्ट, यानी कि जो हमने नॉन प्रीएम्प्टिव की बात करी थी, जो पहला प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले ही टर्मिनेट हो जाना चाहिए। अब हम इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें, अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, तो हमारे पास आप एटीएम मशीन पे जाते हैं, तो एटीएम मशीन पे क्या होता है कि जो आपके कस्टमर है, जैसे आपने वहाँ पे पैसे निकालने के लिए खड़े हो, तो आपके बीच में आके कोई पैसे नहीं निकाल सकता। आपका जैसे ट्रांजेक्शन खत्म होगा तभी कोई और दूसरा आएगा, तो यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसके एग्जांपल से देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम सीरियल मोड। नो प्रॉब्लम अराइजेज एज वन प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट अनदर, यानी कि जो सीरियल मोड है उसमें कोई भी जो हमारे पास है दूसरा पहला प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट नहीं कर रहा है। बट पैरेलल मोड क्या है, पैरेलल मोड में हम क्या करते हैं कि यूज्ड इन मल्टी प्रोग्राम्ड एंड टाइम शेयरिंग सिस्टम, जहां पे हम टाइम शेयरिंग सिस्टम का यूज करते हैं, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम का यूज करते हैं, वहां पे हम पैरेलल मोड की बात करते हैं। मल्टीपल प्रोसेसेस रन साइमल्टेनियसली, यानी कि जब हम आज के इन्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस नहीं है ना, एक प्रोसेस से ज्यादा प्रोसेस है जो वो साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं, तो वो हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो कौन कौन सी करते हैं हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। अब क्रिएट्स चैलेंजेस बिकॉज मल्टीपल प्रोसेस में अफेक्ट ईच अदर, यानी कि जो पहला प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट कर सकता है। अब हम अगर क्लासिफिकेशन की बात करें यहाँ पे कैसे इसको हम डिफाइन करते हैं, तो एक होते हैं हमारे पास कोऑपरेटिव प्रोसेसेस और इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस। दो टाइप के प्रोसेस है, कोऑपरेटिव और इंडिपेंडेंट। तो कोऑपरेटिव में हमारे पास होता है कि इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस अफेक्ट्स अनदर, यानी कि जो पहला प्रोसेस है उसका एग्जीक्यूशन जो दूसरे प्रोसेस है उनको अफेक्ट करेगा। अब इसमें क्या होता है, दे शेयर कॉमन रिसोर्सेज। अब वो कैसे करेगा, इसके लिए भी तो कुछ कंडीशन होगी ना हमारे पास, यानी कि जो पहला प्रोसेस है, मान लीजिए आपके पास दो प्रोसेस है, तो वो उन दोनों में कुछ कॉमन चीजें होती है। कॉमन चीज मतलब कि आप बोल सकते हो उसमें वेरिएबल कॉमन है, जैसे आपने कोई कोड लिख दिया, उसमें एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि हाँ ये भी ये प्रोसेस ये यूज करेगा, दूसरा प्रोसेस भी ये यूज करेगा, तो आपने वेरिएबल कॉमन हो गए। मेमोरी शेयर कर रहे हैं वो लाइक कॉमन मेमोरी, और आदमी जो बफर्स है वो कॉमन लाइक शेयर कर रहे हैं, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। कोड है वो कॉमन शेयर कर रहे हैं, कुछ कोड उसमें कॉमन है, और जो हार्डवेयर लाइक सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारी चीजें मतलब हो सकती है कि हाँ इनमें से कुछ भी रिसोर्सेज जो है जो कॉमन शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कोऑपरेटिव प्रोसेस में होता है कि कैसे अफेक्ट करेंगे एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को, ये सारी कॉमन रिसोर्सेज, उनमें अगर कोई कुछ भी कॉमन हुआ तो वो कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि करे ही करे, बट वो कर सकते हैं। तो देयर एग्जीक्यूशन कैन इन्फ्लुएंस ईच अदर, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है, एग्जीक्यूशन ऑफ वन प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट अनदर, यानी कि जो पहला प्रोसेस है हमारा उसको दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनमें कुछ कॉमन चीजें ही नहीं है। नो रिसोर्सेज आर शेयर्ड, वहां पे कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं हम। एग्जांपल क्या है, आपने मान लो एसबीआई के सर्वर पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो और दूसरा बंदा है वो एचडीएफसी के सर्वर पे ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो क्या दोनों आपस में रिलेटेड है, क्या कुछ शेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे भाई साहब, एक एसबीआई का है एक एचडीएफसी का है। तो यहाँ पे ये हो गया इंडिपेंडेंट प्रोसेस। तो हम प्राइमरीली किस पे फोकस करेंगे, हम प्राइमरीली करेंगे कोऑपरेटिव पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो अफेक्ट ही नहीं कर रहे ना, जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आ रही उसमें प्रॉब्लम बना के सॉल्व करने का क्या मतलब है। तो हम करेंगे कोऑपरेटिव में सॉल्व। दे कैन क्रिएट प्रॉब्लम इफ नॉट सिंक्रोनाइज, यानी कि वो अगर सिंक्रोनाइज नहीं हुए तो हमें लाइक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसकी एनालॉजी आप ऐसे समझ सकते हो कि किसी एक बंदा है हमारे पास जो कि इसको म्यूजिक बजाना नहीं आता, उसको गिटार बजाना नहीं आता, उसको आपने हाथ में गिटार थमा दिया, तो वो क्या करेगा, वो कुछ भी बजाता रहेगा, तो वो क्या क्रिएट करेगा, वो नॉइज क्रिएट करेगा, वो म्यूजिक क्रिएट नहीं करेगा। बट रेदर देन दिस आपने किसी म्यूजिशियन को वो गिटार दे दिया तो वो म्यूजिक बजाएगा, यानी कि वो जो उसकी कॉर्ड्स होगी वो सिंक्रोनाइज वे में बजा के उससे म्यूजिक प्रोड्यूस करेगा, नॉइज प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन कैन लीड टू इनकंसिस्टेंट स्टेट्स और डेडलॉक्स, यानी कि अगर हमारे पास इम्प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन हुआ तो हमारे पास इनकंसिस्टेंट स्टेट्स आ जाएगी, या फिर जो है वो हमारा प्रोसेस वो डेडलॉक में फंस जाएगा, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल या फिर बहुत ही डिफिकल्ट होगा इसको सॉल्व करना हमारे पास। तो हम आगे
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेस कंडीशन एग्जाम्पल की। तो हमारे पास है दो प्रोसेसेस दे रखे हैं P1 और P2। यहाँ पे ये क्या शेयर कर रहे हैं, ये हमारे पास शेयर कर रहे हैं वेरिएबल 5 यानी कि इंट शेयर्ड इक्वल टू 5। ये हमारे पास है जो ग्लोबल वेरिएबल है जो P1 भी यूज कर रहा है और P2 भी यूज कर रहा है। अब हम इनके कोड्स की बात करें अगर, तो कोड में दे रखा है P1 का है कि इंट x इक्वल टू शेयर्ड x प्लस प्लस स्लीप 1 शेयर्ड इक्वल टू x। ये हमारे पास P1 का कोड है। P2 का क्या है, P2 का है इंट y इक्वल टू शेयर्ड y माइनस माइनस स्लीप 1 और शेयर्ड इक्वल टू y। ये हमारे पास दे रखा है इन दोनों के कोड। P1 का भी कोड हो गया, P2 का भी कोड हो गया। अब अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग की नॉलेज है तो आप इनको आसानी से सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो, बट इसमें प्रॉब्लम्स आकर होगी। प्रॉब्लम कैसे आकर होगी मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है यूनी प्रोसेसर सिस्टम। जैसा कि मैंने पहले के वीडियोस में भी क्लियर कर रखा है कि हमारे पास है यूनी प्रोसेसर सिस्टम, यानी कि हमारे पास एक सीपीयू है, एक टाइम पे एक प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमने प्रॉपर कंडीशन ले रखी है, ठीक है, ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो आप ये समझिए कि x और y जो है अलग अलग दोनों है, जो P1 और P2 के वेरिएबल है लोकल वेरिएबल्स, ठीक है, और जो शेयर्ड वाला है वो ग्लोबल वेरिएबल है। P1 का एग्जीक्यूशन देखते हैं हम। P1 का एग्जीक्यूशन हम कैसे देख रहे हैं, P1 एग्जीक्यूट हुआ x इक्वल टू शेयर्ड। अब x को क्या असाइन होगी, जो शेयर्ड की वैल्यू थी 5 वो x को असाइन होगी। अब P1 ने अगला स्टेप क्या एग्जीक्यूट किया, x प्लस प्लस, यानी कि x प्लस प्लस का मतलब है एक वैल्यू और ऐड हो जाएगी इसमें, तो x इक्वल टू 6 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम P1 ने नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करी स्लीप 1। स्लीप 1 का मतलब है कि हमारे पास जो है हमने पढ़ा कि नॉन प्रीएम्प्ट और प्रीएम्प्ट प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि हमारे पास सीपीयू यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो जाएगा, यानी कि हम बोल रहे हैं कि जो प्रोसेस 1 है वो 1 सेकंड का ब्रेक ले, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोडिंग कर रखी है इसकी। तो क्या हमारा सीपीयू अब आइडल बैठा रहेगा, नहीं आइडल नहीं बैठा रहेगा। क्या उसके पैरेलल कोई प्रोसेस उसके पास पड़ा है, हाँ प्रोसेस P2 पड़ा है, तो वो क्या करेगा सीपीयू उस टाइम जब वो 1 सेकंड के लिए P1 पॉज हुआ तो वो उसको P2 को एग्जीक्यूट करेगा। अब P2 को एग्जीक्यूट करते टाइम क्या है, y इक्वल टू शेयर्ड, यानी कि शेयर्ड y को भी असाइन हो गया 5। अब y माइनस माइनस, यानी कि जो y की वैल्यू है वो हो गई 4। अब यहाँ पे हमारे पास तीसरी लाइन क्या आ गई, स्लीप 1, यानी कि हमारे पास जो है P2 जो है उसको भी 1 सेकंड के लिए पॉज लेना है। तो क्या सीपीयू आइडल बैठेगा, नहीं, वो वापस P1 पे स्विच हो जाएगा। क्यों स्विच हो जाएगा, क्योंकि जो P1 है उसने 1 सेकंड का ही ब्रेक मांगा था और 1 सेकंड उसका पूरा हो गया है। अब जब सीपीयू P1 पे वापस शिफ्ट हुआ तो हमने ये भी पढ़ा है कि जब प्रीएम्प्ट होता है सीपीयू, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसको बोलते हैं, जब प्रीएम्प्ट होता है सीपीयू तो सारी वैल्यू सेव करके ही प्रीएम्प्ट होता है, वरना ऐसा तो नहीं है कि सारा कोड वापस एग्जीक्यूट करेगा। तब जो सारी वैल्यू जो सेव थी वहां तक तो कहां तक हो गया था कि x की वैल्यू 6 तक उसने कर दी थी। अब क्या है, स्विचिंग हो गई, अगर P1 पे वापस आ गया तो P1 क्या है, शेयर्ड की वैल्यू हमने कर दी 6, यानी कि जो है शेयर्ड इक्वल टू x कर दिया हमने, यानी कि जो हमारे पास P1 की वैल्यू x की वैल्यू 6 आ रखी है वो हमने शेयर्ड को असाइन कर दी। तो शेयर्ड की वैल्यू अब पहले 5 थी, अब क्या हो गई, अब वो हो गई 6। बट अब ये जो P1 प्रोसेस है वो तो खत्म हो गया, अब P2 वापस से रिज्यूम होगा। P2 जैसे ही वापस से रिज्यूम हुआ तो वहां पे क्या हुआ, उसने क्या किया, शेयर्ड इक्वल टू y। अब इसकी y की वैल्यू क्या आ रखी थी पहले, इसकी y की वैल्यू आ रही थी 4, तो यहाँ पे इसको शेयर्ड की वैल्यू मिल जाएगी 4, तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाती है 4। तो क्या ये वैल्यू सही है, मतलब कि क्या ये कोडिंग जो अभी हमने की ये वाली पूरी सही हुई, नहीं, ये यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया गलत। ये आंसर गलत कैसे आ गया, अगर आप किसी भी वैल्यू में से 1 माइनस कर रहे हो, मतलब जैसे कि पहले शेयर्ड की वैल्यू 5 थी तो उसकी अगर आपने 1 बढ़ाई 6 करी और उसमें से 1 माइनस कर रहे हो तो उसकी वैल्यू तो 5 होनी चाहिए। अगर मान लो आपने x की वैल्यू 4 करी तो उसमें से अगर आप 1 बढ़ा रहे हो तो वहाँ पे उसकी वैल्यू तो 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 4। अगर आप P2 को पहले चला दोगे उसका आंसर आएगा 6, यानी कि दोनों ही केसेस में आपका वैल्यू जो है वो आंसर जो है वो गलत आ रहा है। आंसर एक्चुअल में क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 5। कोई भी आप एक सिंपल चीज को समझने की ट्राई करो, शेयर्ड की वैल्यू 5 थी, P1 क्या कर रहा है उसमें 1 जोड़ रहा है, P2 क्या कर रहा है उसमें 1 घटा रहा है। तो अगर मान लो P1 का पहले एग्जीक्यूट होता था तो P1 क्या करेगा, उसको 1 उसमें प्लस कर देगा तो 5 से होगी 6, बट P2 क्या करेगा, उसको 1 से माइनस कर देगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या हो जाएगी, हमारे पास 5 जो है वो शेयर्ड की वैल्यू हो जाएगी, बट यहाँ पे हमारे पास दोनों ही केसेस में नहीं आ रही, एक में आ रही है 4 और एक में आ रही है 6। तो हमारे पास क्या है, डिपेंडिंग ऑन एग्जीक्यूशन ऑर्डर रिजल्ट में भी 4 और 6 बट नेवर 5, यहाँ पे हमारे पास कभी भी 5 वैल्यू नहीं आएगी। तो इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं रेस कंडीशन, यानी कि आउटकम डिपेंड्स ऑन टाइमिंग, यानी कि दोनों प्रोसेस यहाँ पे रेस लगा रहे कि नहीं पहले मेरे को कंप्लीट होना है, पहले मेरे को कंप्लीट होना है, यहाँ पे लॉजिक तो कोई लगा ही नहीं रहा ना, तो इसको बोलते हैं हम रेस कंडीशन। तो इसको सॉल्व कैसे करें भाई साहब, आपने बता तो दिया रेस कंडीशन क्या है, तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो इसको सॉल्व करते हैं हम क्रिटिकल सेक्शंस के थ्रू। यानी कि क्रिटिकल सेक्शन क्या है, अब आप बोलोगे आपने नई टर्म इंक्लूड कर दी, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो
प्रोग्राम पार्ट वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड बाय प्रोसेसेस, यानी कि इसके मतलब जो प्रोग्राम का पार्ट है, ये जो हमने कोडिंग कर रखी है उसका ही पार्ट है। तो इसमें क्या आ रहा है, जहाँ पे हम जो प्रोसेसेस शेयर कर रहे हैं उसको हमने क्रिटिकल सेक्शन में डाल दिया। एक होता है हमारे पास एवरी प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू, जैसे हमारे पास इतना बड़ा कोड है उसमें हमने क्या करा, जो हमारे पास शेयर्ड वेरिएबल्स है, रिसोर्सेज जो है शेयर्ड हो रहे हैं उसको हमने क्रिटिकल सेक्शन में रखा, और नॉन क्रिटिकल सेक्शन में हमने क्या रखा, इंडिपेंडेंट कोड, यानी कि जैसे कि मान लो लोकल वेरिएबल्स है वो सारे इंडिपेंडेंट है। लोकल वेरिएबल्स को हमने P1, जैसे मान लो कि एग्जांपल के तौर पे अगर इसको समझे तो शेयर्ड वेरिएबल काउंट एक्सेस, यानी कि जो शेयर्ड वेरिएबल है उसको क्रिटिकल सेक्शन में रख दिया। लोकल वेरिएबल्स लाइक XY हो गया P1 का और AB हो गया P2 का, तो हमने उसको क्या किया, उसको हमने नॉन क्रिटिकल में रखा। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में भी हमने देखा तो जो X था वो P1 का था और जो Y था वो P2 का था। तो यहाँ पे हमारे पास जो शेयर्ड वाली चीज़ है, जो शेयर्ड वाली चीज़ आएगी तो हम उसको क्या रखेंगे, उसको क्रिटिकल सेक्शन में रखेंगे। तो ये हमें करना ही करना है। अब यहां पे हमारे पास रूल क्या आता है, इफ वन प्रोसेस एग्जीक्यूट इन द क्रिटिकल सेक्शन नो अदर प्रोसेस कैन एंटर साइमल्टेनियसली। हमारे पास ये बहुत ही बड़ा रूल हमने क्या कर दिया कि अगर मान लो कि एक प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के कोड को एक्सेस कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस उसमें नहीं आना चाहिए, साइमल्टेनियसली वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो हमारे पास ये हमने रूल कंपलसरी कर दिया भाई साहब। अब और क्या कर दिया हमने कि हमारे पास जो इंप्लीमेंटेशन है, इंप्लीमेंटेशन जो पूरा का पूरा कोड है उसमें हमने क्या किया, जो हमारा जो क्रिटिकल सेक्शन है उसमें हमने कुछ कोडिंग लिख रखी है, उसके पहले एंट्री सेक्शन आएगा और उसके बाद में एग्जिट सेक्शन आएगा। अब इसको आपको ध्यान रखना है कि P1 में भी अलग आएगा और P2 में भी आएगा। ये हमारे पास जो एंट्री सेक्शन है P1 में भी आएगा और P2 के कोड दोनों में आएगा, एग्जिट सेक्शन भी दोनों में आएगा। एंट्री सेक्शन क्या है, कोड बिफोर एंटरिंग क्रिटिकल सेक्शन, यानी कि क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले आपको कुछ लाइन्स ऑफ कोड एक्सेस करके जाना पड़ेगा, और क्रिटिकल सेक्शन में तो वो है ही है जो शेयर्ड रिसोर्सेज वाला कोड है। और एग्जिट सेक्शन में क्या है, जहां से हम क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ रहे हैं, कोड आफ्टर लिविंग क्रिटिकल सेक्शन, जो उसके बाद थोड़ा सा कोड होगा वो आपको एक्सेस करना पड़ेगा। अब आपको इसकी एनालॉजी समझा देता हूँ। एनालॉजी है कि आप मान लो कोई घर पे है और घर से बाहर जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उस पे ताला लगा कर जा रहे हैं, और जब आ रहे हैं वापस तो उसको ताला खोल के वापस अंदर जा रहे हैं। यानी कि एंट्री सेक्शन में क्या कर रहे हैं हम, हमारे पास जो एंट्री गेट है वहां पे हमने एक लॉक लगा रखा है, उसको खोल के हम घर के अंदर जा रहे हैं और घर के बाहर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंडीशन की। ये सारे रूल तो हमने अप्लाई कर दिए। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, अगर मान लो कि ये तो प्री डिफाइंड कुछ लोगों ने बना के अपने मेथड्स दे दिए, अपने कोड्स बना के दे दिए। अब आप भी जो है ऐसी कंडीशन जो है अपना कोड खुद का क्रिएट कर सकते हो। ये जो एंट्री सेक्शन एग्जिट सेक्शन वाला कोड है आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको कंडीशन मैट करनी होगी। कौन कौन सी कंडीशन मैट करनी होगी, आपके पास यहाँ पे 4 कंडीशन है। एनी सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन मस्ट सेटिफाइज दीज 4 कंडीशन। यहाँ पे हमारे पास जो 4 कंडीशन है इनको हमें फॉलो करना ही करना होगा। बट जो शुरुआत की 2 कंडीशन है वो मैंडेटरी है और लास्ट की 2 है वो सेकेंडरी है। मतलब आपको इंप्लीमेंट, मतलब ऐसा नहीं बोल रहे कि ऑप्शनल है, बट सेकेंडरी मींस कि चलेगा अगर आप नहीं करोगे तो भी, ठीक है। अब हमारे पास पहली कंडीशन आ जाती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है, हमारे पास हमने ये डिफाइन कर दिया कि ओनली वन प्रोसेस कैन एंटर क्रिटिकल सेक्शन एट अ टाइम, यानी कि एक वक्त पे हमारा जो है एक ही प्रोसेस है वो एंटर कर सकता है क्रिटिकल सेक्शन में। यानी कि इसको एग्जांपल के तौर पर कैसे समझ सकते हो, आपने वॉशरूम के अंदर कोई बंदा बैठा है और उसने अंदर से लॉक कर दिया है तो आप उसमें एंटर नहीं कर सकते। तो वॉशरूम का एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि ओनली वन प्रोसेस कैन एंटर क्रिटिकल सेक्शन एट वन टाइम। ये क्या हो गया, ये हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब आगे सेकंड कंडीशन हमारे पास आती है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या है भाई साहब, जो आपको आपकी सोसाइटी करने नहीं देती। मतलब जैसे आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हो और दूसरा जो हमारे पास जो सोसाइटी है वो बोलती है यार ये अच्छा काम कैसे कर रहा है, इसको तो भाई साहब पीछे खींच लो। तो ये हमारे पास हो गई प्रोग्रेस, जो आपको सोसाइटी करने से रोकती है। खुद तो प्रोग्रेस कर नहीं रहे और दूसरों को भी करने से रोक रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं ये कि हमारे पास दूसरा बंदा है वो भी प्रोग्रेस करे। अगर वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा तो कम से कम पहले वाले बंदे को तो नहीं रोके। तो ये हमारे पास होती है प्रोग्रेस वाली कंडीशन। इसमें हमने क्या करना होता है, इफ क्रिटिकल सेक्शन इज एम्प्टी अ प्रोसेस वांटिंग टू एंटर शुड बी अलाउड। यानी कि जो P1 और P2 मान लो एंटर करना चाहते हैं, जो P2 है वो एंटर करना ही नहीं चाहता, तो वो P1 को ना रोके। वो कैसे रोक सकता है, मान लो कि P2 के एंट्री सेक्शन में जो है कुछ ऐसी कोडिंग कर रखी है जिससे वो P1 उसके अंदर जा ही नहीं पा रहा। तो यहाँ पे P2 खुद भी नहीं जा रहा उसके अंदर और P1 को भी नहीं जाने दे रहा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रोग्रेस की जो है हमारे पास कंडीशन मैट नहीं हुई। तो हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा P2 प्रोसेस है P1 को एंट्री सेक्शन के अंदर जाने दे। अगर वो जाना चाहता है तो उसको जाने दे। अगर वो P2 प्रोसेस है उस एंट्री सेक्शन को एक्सेस नहीं कर रहा है तो उसको जाने दे। तो इफ क्रिटिकल सेक्शन इज एम्प्टी अ प्रोसेस वांटिंग टू एंटर शुड बी अलाउड, नो अननेसेसरी ब्लॉकिंग बाय अदर प्रोसेस नॉट इंटरेस्टेड। जो दूसरा प्रोसेस है अगर वो उसके अंदर जाने में इंटरेस्ट नहीं है तो दूसरे पर्सन को भी ना रोके। जो हमारे पास सोसाइटी है उसमें से जो 2 बंदे हैं, एक बंदा तरक्की करना चाहता है दूसरा नहीं करना चाहता, तो वो पहले बंदे को तो नहीं रोके। तो ये होती है हमारे पास प्रोग्रेस की कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन आती है हमारे पास बाउंडेड वेट। बाउंडेड वेट भी है हमारे पास सेकेंडरी कंडीशन। बाकी जो पहले हमने देखी वो दोनों ही थी मैंडेटरी। अब बाउंडेड वेट में क्या है,
वेटिंग टाइम फॉर अ प्रोसेस टू एंटर शुड नॉट बी इनफाइनाइट। मान लीजिए P1 और P2 हमारे पास दो प्रोसेसेस है, तो यहाँ पे हमारे पास P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन को एंटर करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है, पर P2 जो है वो वेट करते रह गया। जैसे मान लो कि 10 बार यहाँ पे P1 चला गया और P2 जो हमारे पास एक भी बार नहीं जा पाया, और जो यहाँ पे P1 जो है वो इनफाइनाइट टाइम तक के लिए जाता ही जा रहा है और P2 को 0 टाइम मिल रहा है उसमें जाने के लिए। तो यहाँ पे ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा हम क्या कंडीशन कर सकते हैं कि इसमें क्या अलाउड हो सकता है। P1 मान लो 10 बार गया, ये अलाउड है, बट P2 मान लो उसको एक बार तो जाने का चांस दे, तो यहाँ पे 10 बार P1 गया, P2 एक बार गया, तो यहाँ पे स्टारवेशन की प्रॉब्लम अकर नहीं होनी चाहिए। तो ये है बाउंडेड वेट। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं कि फोर्थ कंडीशन क्या है। फोर्थ कंडीशन है नो हार्डवेयर और स्पीड अजम्पशन, यानी कि हमारे पास जो हमने ये कोडिंग करके रखी है वो 64 बिट वाले सिस्टम पे तो चले और 32 पे ना चले। तो ये क्या हुआ भाई साहब, तो हमारे पास ये हार्डवेयर की सिस्टम की प्रॉब्लम आ गई। और स्पीड क्या कर दिया हमने कि हमारे पास जो प्रोसेसर है i7 पे चले, i5 पे ना चले, तो ये क्या हो गया भाई साहब। तो ये तो आपको ऐसा कोडिंग इसको मेंटेन, मतलब नो हार्डवेयर स्पीड अजम्पशन, यहाँ पे हमारे पास ये जो है हम सब के लिए सिस्टम के लिए अप्रोप्रिएट हमें बनाना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप अपना कोड बना सकते हो। तो फर्स्ट टू कंडीशन आर मैंडेटरी एंड लास्ट टू आर डिजायरेबल। अब ये तो हमने देख लिया सॉल्यूशन कैसे हम रेस कंडीशन को सॉल्व करते हैं, बट जो हमारे पास पॉपुलर जो है हमारे पास जो आ रखी है हमारे पास सिलेबस में जो इंक्लूडेड है, तो वो कौन कौन सी कंडीशन रेस कंडीशन से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। अब प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, इसमें आप नाम से ही पता चल सकता है कि प्रोड्यूसर मतलब कोई बंदा है जो प्रोड्यूस कर रहा है, और कंज्यूमर मतलब जो है वो जो प्रोड्यूस हुआ हुआ आइटम है वो कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है। ये हमारे पास है प्रॉब्लम है हमारे पास। अब क्या प्रॉब्लम आई इसमें, टू प्रोसेसर है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है आइटम, वो उसको आइटम को, अब यहाँ पे हमारे पास शेयर्ड क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो बफर है वो शेयर्ड है। बफर शेयर्ड कैसे है, जो प्रोड्यूसर है उसने आइटम जैसे क्रिएट किया उसने अपने बफर में डाला, और कंज्यूमर ने क्या किया, उस बफर में से वो आइटम रिमूव किया और वो कंज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे जो शेयर्ड रिसोर्सेज है वो क्या है, बफर और काउंट वेरिएबल। जो काउंट वाला वेरिएबल है और वो जो बफर है वो शेयर्ड है किसको, यहाँ पे दोनों को शेयर्ड है, प्रोड्यूसर को भी कंज्यूमर को भी। अब प्रोड्यूसर का कोड है हमारे पास, प्रोड्यूसर पहले आइटम को बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा आइटम को, फिर वेट इफ बफर इज फुल, यहाँ पे कंडीशन लगा रखी हमने कि बफर फुल है या नहीं है, और फिर क्या करेगा वो उसको बफर के अंदर डाल देगा अगर बफर फुल नहीं हुआ तो, और उसके बाद करेगा इंक्रीमेंट काउंट, यानी कि काउंट का जो है वो उसको बढ़ा देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। अब मान लीजिए काउंट हमारे पास 8 दे रखा है, n इक्वल टू 8 दे रखा है। अगर आपको कोडिंग समझ नहीं आती तो मैं इसको एग्जांपल ऐसे करके समझा देता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अब कंज्यूमर के कोड की बात करें तो कंज्यूमर के कोड में क्या है, वहां पे हमारे पास वेट इफ बफर इज एम्प्टी, यानी कि बफर जो है वो खाली है तो हम उसमें वेट करेंगे हमारे पास, और फिर क्या करेंगे रिमूव फ्रॉम बफर, यानी कि जब हमारे पास जो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया आइटम तो वो जैसे ही आया उसमें तो हमने रिमूव कर दिया आइटम बफर में से। अब हमारे पास क्या करेंगे उसके बाद में हम करेंगे डिक्रीमेंट काउंट, जो काउंट शेयरेबल दोनों में से वेरिएबल है उसको हम काउंट को डिक्रीमेंट कर देंगे, और क्या करेंगे जो प्रोडक्ट है हमारा उसको कंज्यूम कर लेंगे। ये हमारे पास कंज्यूमर का कोड है। इसको मैंने आपको सिंपल टर्म में समझा दिया। अब आपको कोडिंग के टर्म में अगर मैं समझाऊं इसको, तो हमारे पास प्रोड्यूसर का कोड क्या है, इंट काउंट इक्वल टू 0, काउंट की पहली वैल्यू 0 ही है, बफर की वैल्यू n इक्वल टू 8 दे रखी है, 0 से लेकर 7 तक होगी उसकी वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 8 आइटम जो है वो आ सकते हैं। फिर क्या हुआ, जो प्रोड्यूसर है उसका कोड वॉइड मेन में क्या लिख रखा है, वॉइड प्रोड्यूसर इंट आइटम p दे रखा है, यहाँ पे लोकल वेरिएबल है। फिर वाइल ट्रू, यानी कि जो कंडीशन लगा रखी है हमने यहाँ पे, तो प्रोड्यूस आइटम, यहाँ पे अगर मान लो कंडीशन ट्रू होती है तो हमें आइटम प्रोड्यूस करना है, तो आइटम p हमें प्रोड्यूस करना है, कब करना है, यहाँ पे हमने एक और कंडीशन दे रखी है, वाइल काउंट इक्वल टू n, यानी कि जब तक हमारे पास जो काउंट इक्वल टू n नहीं हो जाए तब तक हमें करना है। जैसे मान लो n की वैल्यू क्या है 8, अगर मान लो n की वैल्यू 8 हो गई और काउंट की वैल्यू भी 8 हो गई तो मतलब बफर फुल है हमारा, तब हमें ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं करनी है। तो हमारे पास क्या है, बफर इन है, बफर इन में क्या सेव है, तो वहाँ पे हमारे पास बफर की वैल्यू सेव कर रहे हैं हम कि हाँ इस टाइम हमारी वैल्यू जो इतनी है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हमारा बफर इन इक्वल टू आइटम p, और ये सारा कोड जो है आपको इतना ध्यान में नहीं रखना है। अब जो लास्ट लाइन आएगी उसका ध्यान रखना है आपको, जब काउंट में कैसे हम कोडिंग करते हैं, जो इनर सिस्टम की कोडिंग होती है वो कैसे होती है। तब बफर इन हो गया हमारे पास, इन को भी हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा कि हमारे पास जैसे ही 0 पे हमने एक आइटम कर दिया तो इन की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 पे जैसे ही आ जाएगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो हमारे पास ये हमें इन की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, जैसे ये आइटम उसमें डाला इन की वैल्यू इंक्रीमेंट, और काउंट की वैल्यू भी इंक्रीमेंट, काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई काउंट प्लस 1। अब काउंट की जो ये वाला है सेक्शन वो कैसे इंटरनल कैसे वर्क करता है, तो उसमें एक लोड रजिस्टर है जिसमें हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू डालेंगे, काउंट की वैल्यू मान लो 0 है तो वहाँ पे लोड रजिस्टर करके प्लस 1 कर दी हमने, तो 1 कर दी लोड रजिस्टर में, वो m काउंट की वैल्यू होगी 1। अब इसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे, रजिस्टर को करके क्या कर देंगे 1 कर देंगे इसको, पहले तो 0 थी, m काउंट की वैल्यू 0 थी तो लोड रजिस्टर में हमारे पास 0 वैल्यू, इसको इंक्रीमेंट करके हमने क्या कर दिया, हमारे पास इंक्रीमेंट करके हमने कर दिया 1। और फिर ये जो तीसरा स्टेप है वो क्या आता है, स्टोर m काउंट, यानी कि जो हमने 1 करी है उसको स्टोर करो। तो ये 3 अलग अलग स्टेप है, तो इनमें ही हमारे पास ये जो रेस कंडीशन अकर होती है वो कैसे अकर होती है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम कंज्यूमर कोड को डिस्कस करते हैं। कंज्यूमर का कोड क्या है, इंट आइटम c वाइल ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास ये कंज्यूम कर लो, अगर वाइल काउंट इक्वल टू 0, या अगर हमारे पास बफर अगर फुल नहीं है
मतलब बफर जो है वो खाली पड़ा है, तो हमारे पास ये कंडीशन हमें एग्जीक्यूट करने, कोड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। अगर काउंट इक्वल टू 0 नहीं है तो हम ये पूरा कोड एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमारे पास आइटम सी इक्वल टू बफर आउट, यानी कि आइटम सी हमारे पास लोकल वेरिएबल, हमने बफर आउट कर दिया वहाँ से। वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने कंज्यूम तो कर लिया, बट आउट क्या कर रहे हैं हम, आउट प्लस 1। यहाँ पर आउट को भी हमें 1 करना पड़ेगा। अब मॉड एन क्यों ले रहे हैं हम, मॉड एन यहाँ पे हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास 7 के बाद जो फील्ड आएगी वो वापस से 0 पे चली जाएगी, इसलिए हम इसको मॉड से कर रहे हैं। मॉड एन मतलब जो एन की वैल्यू 8 है। अब काउंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं। हम डिक्रीमेंट कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे लोड रजिस्टर यहाँ पे है, काउंट की वैल्यू मान लो कि 1 है, तो 1 है एम काउंट की वैल्यू। अब इसको लोड रजिस्टर पे 1 है अभी, बट अभी हमें सेकंड स्टेप में डिक्रीज कर रहे हैं, उसको डिक्रीज करके क्या होगी, उसकी वैल्यू 0 हो गई, और उसके बाद में स्टोर कर रहे हैं। ये हमारे पास पूरी कोडिंग दे रखी है, ये फंडा। अब यहाँ पे रेस कंडीशन कैसे अकर होगी मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास नॉर्मल एग्जीक्यूशन क्या है, प्रोड्यूसर ने क्या किया, जो x1 आइटम क्रिएट किया वो उसने बफर 0 पे डाला, यहाँ पे इन की वैल्यू उसने 0 कर दी, और यहाँ पे जो काउंट है उसकी वैल्यू हो गई 1। अब इन की वैल्यू हो जाएगी वापस से 1, क्योंकि इनको हमें इंक्रीमेंट करना है, हमने कोड में अभी देखा। तो हमारे पास क्या हो गया, जो हमारे पास नॉर्मल एग्जीक्यूशन है वो कैसे हो जाएगा, जब हमने x1 आइटम है वो बफर 0 में डाला, जो बफर हमारा है बफर 0 में डाला, तो काउंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, इन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो वो हो गई वैल्यू। अब कंज्यूमर ने क्या किया, कंज्यूमर ने वापस से जो x1 आइटम है उसको मतलब ऐसे कंज्यूम कर लिया, और काउंट की वैल्यू वापस से इसने क्या कर दी, 0 कर दी, और आउट की वैल्यू क्या कर दी, उसने 0 कर दी, सॉरी 1 कर दी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है। बट यहाँ पर रेस कंडीशन कहाँ करोगी, प्रोड्यूसर ने क्या किया, प्रोड्यूसर ने 3 आइटम मान लो प्रोड्यूस कर दिया, x1 x2 x3, और तीनों के तीनों बफर में है। तो यहाँ पे हमारे पास इन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनकी वैल्यू होनी चाहिए 3, यानी कि 0 1 2 पे तो हमारे पास x1 x2 x3 पड़े हैं, और 3 होनी चाहिए इनकी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि 3 वाला खाली है अभी। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूसर ने जैसे ही बिगिन किया काउंट, तो काउंट में उसने +1 किया। हमारे पास इस कोड में आपको ध्यान देना है काउंट पे कैसे करना है। तो काउंट में जैसे ही +1 किया तो प्रोड्यूसर ने लोड काउंट इनटू आरपी, यानी कि आरपी को इंक्रीमेंट कर दिया, करके उसने क्या कर दिया, 4 कर दिया वैल्यू, क्योंकि 3 तो हो गई है इंक्रीमेंट, तो अभी हमारे पास काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 होनी चाहिए। तो जैसे ही उसको स्टोर करने वाला था वो रजिस्टर, इंक्रीमेंट तो कर दी, जैसे ही वो स्टोर करने वाला था उससे पहले ही जो हमारा जो सीपीयू है वो प्रीएम्प्ट हो गया। प्रीएम्प्ट तो कभी भी हो सकता है ना। अब प्रीएम्प्ट होके वो किस पे चला गया, कंज्यूमर पे चला गया। अब कंज्यूमर पे जैसे ही वो गया तो कंज्यूमर ने क्या किया, कंज्यूमर ने वो कंज्यूम किया आइटम। अब लोड उसने क्या किया, उसने देखा कि यार अभी तक तो वो जो है 4 उसकी हुई नहीं है वैल्यू, उसकी जो वैल्यू अभी तक है वो 3 है, तो अभी तक जो स्टोर करने वाला था वो उससे पहले ही उसने वो जो है कंज्यूमर ने टेक कर लिया उसको। तो कंज्यूमर ने देखा इसकी वैल्यू अभी 3 है, कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, जो आरसी है, आरसी मतलब जो रजिस्टर है, उसने उसको डिक्रीमेंट कर दिया 3 को, और 3 को डिक्रीमेंट करके उसने कर दिया 2, तो और 2 को कर दिया स्टोर इसने। तो हमारे पास अभी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अब 2 मतलब यहाँ पे हमारे पास एक आइटम हमने निकाल लिया। अब हमारे पास जो वापस से जो प्रोड्यूसर रिज्यूम हुआ, तो प्रोड्यूसर ने वहाँ पे क्या कर दिया, प्रोड्यूसर ने वहाँ पे स्टोर कर दिया 4, मेमोरी में स्टोर हो गया 4, और फाइनल काउंट कितना हो गया 4। बट हमारे पास जो हमने प्रोड्यूस कर रखे आइटम वो 3 थे, उसके बाद प्रोड्यूसर ने एक और डाला, 4 हो गए, और कंज्यूमर ने एक और कंज्यूम कर लिया। कितने बचने चाहिए, हमारे पास बचने तो 3 चाहिए, पर फाइनल काउंट अभी प्रोड्यूसर ने क्या कर दिया, फाइनल काउंट का प्रोड्यूसर ने कर दिया 4। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम अकर हो गई कि जो बफर मेमोरी है उसमें हम देख भी सकते हैं कि वहाँ पे तीन ही बचे, क्योंकि एक तो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया और एक कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, तो वहाँ पे 3 बचनी चाहिए। तो वहाँ पे फाइनल काउंट हमने क्या देख लिया, फाइनल काउंट यहाँ पे हमारे पास आ गया भाई साहब 4। तो हमारे पास 4 आइटम तो है ही नहीं इसमें, तो कैसे हो सकता है फाइनल काउंट 4। तो यहाँ पे इश्यूज अराइज बिकॉज काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 इन्वॉल्व्स 3 माइक्रो ऑपरेशन। यहाँ पे लोड काउंट था, वो मेमोरी टू रजिस्टर में गया, फिर इंक्रीमेंट किया वैल्यू, फिर स्टोर बैक टू मेमोरी। यहाँ पे हमारे पास जब स्टोर करने ही वाला था तभी हमने प्रीएम्प्ट कर दिया उसको। तो ये ऐसे रेस कंडीशन अकर होती है इसके अंदर। तो हमारे पास फाइनल काउंट होना चाहिए था 3, पर हमारे पास हो गया 4। अब ऐसी की ऐसी एक हमारे पास आती है प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम। प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम हमारे पास क्या होता है, अब हमारे पास मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रिंटर होता है वो तो एक स्लो डिवाइस है, अब उसमें एक स्पूलर होता है। स्पूलर मतलब कि स्पूलर डायरेक्टरी होती है। जैसे आपको एक कोई फाइल f1.doc प्रिंट करनी है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपके पास डायरेक्टरी है, उसमें पहले f1.doc सेव होगी, उसके बाद प्रिंट होगी। तो ये होता है स्पूलर का काम। अब स्पूलर क्या करता है, मैनेज प्रिंट जॉब्स, स्टोर इन डायरेक्टरी, सेंड सीक्वेंसली, ये उसका स्पूलर का काम है। अब यहाँ पे हमारे पास कोड का फ्लो अगर हम देखें तो 4 लाइन का कोड है, हर कोई प्रोसेस आएगा वो इस कोड को ही फॉलो करेगा। अब 4 लाइन के कोड में क्या है, लोड m इन है, इन क्या है, यहाँ पे हमारे पास शेयर्ड वेरिएबल है, स्टोर फाइल नेम इन डायरेक्टरी, जो हमारे पास जैसे मान लो f1.doc है वो स्टोर कर दिया उसने, फाइल नेम डायरेक्टरी में स्टोर कर दिया, और फिर कर दिया इंक्रीमेंट ri, यानी ri को इंक्रीमेंट कर दिया 1, क्योंकि 0th वैल्यू पे f1.doc उसने सेव कर देगी, और उसके बाद अपडेट कर देगा इनको। ये हमारे पास है 4 लाइन का कोड है। अगर हम केस 1 की बात करें, सिंगल प्रोसेस में कैसे काम करता है, आपके पास f1.doc फाइल है, तो p1 ने क्या किया, p1 को प्रिंट करनी है, तो पहले तो वो स्पूलर ने 0 पे वो सेव करी f1.doc,
फिर क्या कर दिया उसने, RI को इंक्रीमेंट कर दिया, इन को अपडेट कर दिया। ये हमारे पास वर्क्स पूरा एकदम करेक्ट हो गया कि हमारे पास RI जो है वो इंक्रीमेंट होकर 1 पे पहुंच गया, इन जो है वर्क वो भी पहुंच गया 1 पे। जो स्पूलर डायरेक्टरी थी f1.doc उसमें सेव हो गई। बट हमारे पास केस 2 में क्या है, हमारे पास अगर मान लो मल्टीपल प्रोसेस आ गए, P1 प्रोसेस आ गया, P2 प्रोसेस आ गया, P1 को करनी है f4.doc सेव करनी है और P2 को करनी है f5.doc सेव करनी है। अब दोनों प्रोसेस को ये 4 लाइन के कोड एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। तो हमारे पास स्पूलर डायरेक्टरी में मान लीजिए कि 3 फाइल कर रखी है, f1.doc, f2.doc, f3.doc, ये हमारे पास कर रखी है। तो कौन सी पोजीशन खाली है, ये 3 वाली पोजीशन खाली है हमारे पास। P1 क्या करेगा, P1 लोड्स 3 इंटू R1, यहाँ पे R1 को उसने 3 कर दिया, मतलब इन पे वैल्यू होगी 3। अब जैसे R1 की 3 होगी वैल्यू, तो P1 ने स्टोर क्या किया, f4.doc इन स्पूलर, यानी कि जो 3 वाली जगह खाली पड़ी है वहां पे f4.doc इसने सेव कर दी। अब अभी यहाँ पे इंक्रीमेंट कर ली वैल्यू। सेव करने से पहले क्या हो गया, सेव करने से पहले वहां पे P1 जो है प्रीएम्प्ट हो गया। जैसे प्रीएम्प्ट हो गया P1, अब P2 क्या करेगा, P2 वहां पे बीच में आ गया, और P2 जब प्रीएम्प्ट होने के बाद जैसे ही लोड हुआ तो P2 ने वापस क्या देखा, वहां पे स्टिल 3 होगी, वहां पे जैसे सेव तो करी नहीं है ना हमने कि हाँ 3 में हमने f4.doc सेव कर दिया हमने। तो हमारे पास जो है f4 वाली फाइल है वो हमारे पास ऐसी वहां पे पड़ी है, बट हमने उसको सेव नहीं किया है। अब P2 क्या करेगा, P2 ने वापस रीड किया कि भाई साहब थर्ड वाली जगह तो खाली पड़ी है, तो उसने क्या किया, लोड इन कर दिया उसने, इंटू R2 लोड इन कर दिया, और क्या कर दिया, वही सेम पोजीशन पे वहां पे f5 वाली फाइल जो है वो सेव कर दी उसने स्पूलर 3 की डायरेक्टरी पर। अब क्या हो गया, स्पूलर 3 की डायरेक्टरी में क्या है, f4 पड़ी है पहले से ही, और f5 भी अभी आ गई है। तो f4 को तो हमने सेव किया नहीं था, f5 को अभी हमने सेव कर दिया है। तो हमारे पास क्या हो गया, जो f4 वाली फाइल है वो ओवरराइट हो गई, वो अभी डिलीट हो जाएगी, इसमें से रिमूव हो जाएगी, जो f5 उसमें आ गई है। अब P2 इसकी इंक्रीमेंट कर देगा, वैल्यू R2 इक्वल टू 4 कर देगा। अब P2 जैसे ही उसको अपडेट करके सेव भी कर देगा, हाँ R2 की वैल्यू अब सेव करके 4 भी कर देगा। अब वापस यहाँ पे P1 रेज्यूम हो गया, P1 रेज्यूम हो गया, क्या करेगा, वो जो वापस से अपडेट उसको करेगा 4 के अंदर। जैसे 4 में उसने वापस अपडेट कर दी उसने वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिजल्ट उसको P1 को तो लग रहा है कि उसकी f4 जो सेव हो गई है, बट यहाँ पे रिजल्ट आ गया है 4, यानी कि जो 4 पहले ही वैल्यू जो अपडेट थी उसको वापस अपडेट कर दिया उसने 4। अब रिजल्ट क्या आ गया, जो f4 वाली जो फाइल थी हमारे पास वो ओवर रिटर्न हो गई। हमारे पास जो है डेटा का लॉस हो गया, यहाँ पे डेटा का लॉस हो गया, किसकी वजह से, सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ इसकी वजह से। तो ये क्या थी, ये प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम थी। इसमें हमारे पास 2 मल्टीपल प्रोसेस आए और एक प्रोसेस जो एक फाइल जो है वो हमारे पास डिलीट हो गई, डेटा का लॉस हो गया हमारे पास। तो ये था प्रिंटर स्पूलर प्रॉब्लम और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और रेस कंडीशन क्या क्या होती है, और हमने देखा कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होती है। तो ये जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम जो है बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम्स है और आने के चांसेस है इसमें। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।